वह पत्नी है जिसे उसने कभी नहीं चाहा और वह कमजोरी है जिसे उसने कभी नहीं देखा था। निर्दयी, व्यवस्थित, घमंडी। डांटे रूसो नियंत्रण पर जीता है, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही मामलों में। यह अरबपति सीईओ शादी करने की योजना नहीं बना रहा था जब तक कि ब्लैकमेल का खतरा उसे एक ऐसी महिला के सगाई करने के लिए मजबूर नहीं करता जिससे वह मुश्किल से जानता है। विवियन लाउ, आभूषण की वारिस और उसके नए दुश्मन की बेटी। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कितनी खूबसूरत या आकर्षक है, वह सब कुछ करेगा जो उसके हाथ में है ताकि सबूत और उसकी सगाई को नष्ट कर सके। बस एक समस्या है, अब उसे पा लिया है तो वह उसे छोड़ने का मन नहीं बना पा रहा। शानदार, महत्वाकांक्षी, शिष्टाचार वाली विवियन लाउ एक आदर्श बेटी है और उसके परिवार का टिकट है समाज के उच्चतम स्तरों में प्रवेश पाने का। एक नीली रक्त वाली रूसों से शादी करना उससे नए पैसे वाले परिवार के लिए ऐसे दरवाजे खोलने का मतलब है जो अन्यथा बंद रहते हैं। हालांकि डांटे, जो रूड और रहस्यमय है, उसके सपनों के साथी का ख्याल नहीं है, लेकिन वह अपने कर्तव्य के तहत इस व्यवस्थित विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। उसकी छुअन की तृष्णा कभी योजना का हिस्सा नहीं था इसका। नहीं, सबसे बुरा काम जो वह कर सकती थी अपने भविष्य के पति से प्यार कर लेने का। तो दोस्तों, ये नॉवेल का प्रयोग था एंड ये एनिमी टू लवर वाला नॉवेल है जिसमें एक बिलियनियर सीईओ है जो ब्लैकमेल की वजह से शादी करता है एंड फिर वो अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है और लड़की भी तड़पती है उसके छुअन के लिए। तो मज़ा आने वाला है इसमें। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ है। वो तो कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं आता जब तक किसी दोस्त ने होस्ट ना किया हो। तुमने सुना, उसने पॉप्स बिलियनियर लिस्ट में और रेनहॉट को एक पायदान नीचे कर दिया। बेचारा अर्नी के जब ये खबर मिली तो उसने जिन जॉर्जेस के बीच लगभग गुस्से में धमकी दे दिया। फेडरिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के वार्षिक फंडरेजर के बीच में ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। इस साल का शो स्टार था, छोटा सा पीला पिंग पोंग फ्लेवर, लेकिन गला के 200 मेहमानों में से कोई भी अपने वूकी और केवियर कैनॉल के साथ उस पर बात नहीं कर रहा था। सुना है कि उसकी फैमिली का विला लेक कोमा में $10 मिलियन की मरम्मत से गुजर रहा है। वो जगह सर्दियों पुरानी है तो सही समय आ ही गया था। हर फुसफुसाहट और तेज होती जा रही थी, साथ में चोरी छिपे नजरें और कभी कभार सपने में खोए हुए सांसें। ने ये देखने के लिए नहीं मुड़ा कि आखिर मैनहट्टन हाई सोसाइटी के ठंडे और शांत लोगों को इस कदर बेचैन कर दिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा ध्यान तो एक ख़ास डिपार्टमेंट स्टोर के वारिस पर था जो अपनी आसमान छूती हिल्स में लहराते हुए स्वैग टेबल की ओर जा रहा था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर एक पर्सनलाइज गिफ्ट बैग उठाकर अपने पर्स में डाल ली। जैसे वो चली गई, मैंने अपने ईयरपीस में कहा, सैनन गॉड पिंक स्वैग टेबल पर। पता करो उसने किसका बैग लिया है और उसे रिप्लेस कर दो। आज रात के बैग्स में $8,000 से भी ज़्यादा का वैल्यू का सामान था, लेकिन डैनमैन की वारिस से ये सामान हासिल करना आसान नहीं था, इसलिए बजट में ये लागत डालना बेहतर था। मेरे असिस्टेंट ने लाइन पर गुस्से से कहा, फिर से टैली डैनमैन। क्या उसके पास इतनी भी कमी है कि वो कुछ खरीद नहीं सकती? हाँ, लेकिन उसके लिए बात पैसे की नहीं है, उसे तो बस थ्रिल चाहिए। मैंने कहा, जाओ, मैं कल मैग्नोलिया बेकरी से ब्रेड पुडिंग ऑर्डर कर दूंगी ताकि गिफ्ट बैग बदलने की मेहनत के लिए तुम्हारा मुआवजा हो सके। और हाँ, पेनलोपी को ढूंढो, उसे गिफ्ट स्टेशन संभालना था। हाँ, सैनन ने मेरे व्यंग को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं गिफ्ट बैग और पेनलोपी को देखभाल करती हूँ, लेकिन
कल ब्रेड पुडिंग की एक बड़ी पैकेट चाहिए। मैं हंस पड़ी और लाइन काट गई। जब सैनन गिफ्ट बैग का मामला संभाल रही थी, मैं कमरे में चक्कर लगा रही थी और किसी और समस्या पर नज़र रख रही थी। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस में कदम रखा तो मुझे अजीब लगता था उन इवेंट्स में काम करना जहां मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता, लेकिन समय के साथ मैंने इसकी आदत डाल ली और इस काम से होने वाली कमाई ने मुझे मेरे पेरेंट्स से थोड़ी आर्थिक आज़ादी भी दिलाई। यह मेरे ट्रस्ट फंड की कमाई नहीं थी, न ही मेरे विरासत की। ये वो पैसे थे जो मैंने अपने दम पर कमाए थे, एक लग्जरी इवेंट प्लानर के तौर पर मैनहट्टन में। मुझे ये चुनौती पसंद थी कि कैसे कुछ भी नहीं से खूबसूरत इवेंट्स तैयार करने होते और अमीर लोगों को खूबसूरत चीज़ें पसंद होती है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद था। मैं उस रात के कीनोट स्पीच के साउंड ट्रैकिंग कर रही थी जब सैनन मेरे पास भागती हुई आई। विवियन, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो यहाँ है, उसने हड़बड़ी में कहा। कौन? डांटे रूसो। स्वैग बैग्स और साउंड चेक्स की सारी बातें अचानक दिमाग में गायब हो गई। मैंने सैनन की चमकती आंखें और लाल होते गालों की तरफ देखा। डांटे रूसो? मेरे दिल बिना किसी वजह के तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने RSVP हाँ तो नहीं किया था। खैर, RSVP के नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। वे लगभग उत्साह से काँप रही थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि वो यहाँ है। लोग हफ्तों तक इस बारे में बातें करेंगे। अब तक की फुसफुसाहट का मतलब समझ आ गया था। डांटे रूसो जो लग्जरी गुड्स की बड़ी कंपनी रूसो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव है, शायद ही कभी पब्लिक इवेंट्स में आता है, जब तक कि वो खुद या उसके करीब दोस्त का कोई बड़ा बिजनेस सेट ना हो या उसने होस्ट ना किया हो। और फेडरेड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इनमें से कोई भी नहीं था। वो न्यूयॉर्क के सबसे अमीर और सबसे चर्चित लोगों में से एक था। सैनन सही थी। लोग उसके मौजूदगी के बारे में हफ्तों, अगर अगले महीनों तक नहीं तो चर्चा करते रहेंगे। अच्छा है, मैंने अपने अचानक से तेज हो रहे दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा। शायद इससे पीपिंग फ्लावर की समस्या पर ज़्यादा ध्यान आए। वो आंखें घुमाकर बोली, विवियन, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने रुककर चारों तरफ देखा, अभी आवाज़ धीमी कर ली। किसी को सच में पीपिंग फ्लावर्स की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोग यहाँ सिर्फ माहौल के लिए आते हैं। एक बार फिर सैनन सही थी। फिर भी चाहे मेहमान किसी भी वजह से आए हो, वो एक अच्छे काम के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है और इस तरह के इवेंट्स मेरे बिजनेस के लिए चलते रहने में मददगार है। आज रात की असली बात है, सैनन ने कहा। यह है डांटे, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कभी किसी आदमी को टॉक्सीडो में इतना अच्छा नहीं देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो हम दूसरों की खूबसूरती को अप्रिसिएट तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी अप्रिसिएट कर लिया है। हम यहाँ काम करने आए हैं, मेहमानों को निहारने नहीं। मैंने उसे मिठाई टेबल की तरफ हल्के से धक्का दिया। जाकर और लगा दो, हम काम पर पड़े रहे। बचकिल, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। मैंने फिर से साउंड सेटअप पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मैं रात के सरप्राइज गेस्ट को ढूंढने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी नज़र डीजे और 3D पीपिंग फ्लावर डिस्प्ले को पार करते हुए एंट्रेंस के पास की भीड़ पर जाकर रुकी। भीड़ इतनी घनी थी कि मैं अंदर नहीं देख पाई, लेकिन अपने पूरी बैंक अकाउंट की शर्त लगा सकती थी कि सबका ध्यान डांटे पर ही था। भीड़ थोड़ी खिसकी और मुझे एक झलक दिखी। काले बाल और चौड़े कंधे। एक सिहन मेरे रीढ़ के नीचे की ओर दौड़ गई। डांटे और मैं सामाजिक तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन हम कभी ऑफिशियली नहीं मिले थे। उसके रेपुटेशन के बारे में मैंने जो सुना था, उसमें मैं खुश थी कि हम दूर ही रहे। फिर भी उसकी प्रेजेंस मैग्नेटिक थी और मुझे पूरे कमरे के पार उसकी खींच महसूस हो रही थी।
मेरे हिप पर एक बजिंग ने मुझे वापस हकीकत में खींचा और डांटे के फ़ैन क्लब से मेरा ध्यान हट गया। जब मैंने अपना पर्स खोला और देखा कि कॉल कौन कर रहा है तो मेरा दिल बैठ गया। काम के बीच में पर्सनल कॉल्स लेना ठीक नहीं था, लेकिन फ्रांसिस लाओ के कॉल को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं था। मैंने ये चेक किया कि कोई इमरजेंसी तो नहीं, फिर नज़दीकी रेस्टरूम में जाकर कॉल उठाई। हेलो पापा। 20 साल की प्रैक्टिस के बाद औपचारिक अभिवादन मेरे जुबान पर आसानी से आ गया था। पहले मैं उन्हें डैडी कहती थी, लेकिन जब लाउड ट्रैवल्स चल पड़ा और हम अपने छोटे से 2 बेडरूम अपार्टमेंट से निकलकर बैक ऑन हील की हवेली में शिफ्ट हो गए तो उन्होंने पापा कहलाने पर जोर दिया। उनके हिसाब से ये ज़्यादा संस्कृत और उपवरी लोगों को वर्ग का लगता था। तुम कहाँ हो? उनकी गहरी आवाज़ फ़ोन के लाइन पर गूंजी। इतना ईको क्यों हो रहा है? मैं काम पर हूँ। मैं अपनी कॉल लेने के लिए बाथरूम में आकर छुपी हूँ। मैं काउंटर पर अपनी कमर टिकाई और एक फंडराइज़र है उसके लिए काम कर रही हूँ। उनकी भारी सांस पर मुस्कुराहट आई। मेरे पापा को उन अजीब कारणों से ज़्यादा धैर्य नहीं था कि जिनके बहाने लोग पार्टी करते थे, लेकिन वे फिर भी इवेंट्स में जाते थे और डोनेट करते थे। ये करने लायक बात थी। हर दिन मुझे किसी नए जानवर के बारे में पता चलता था। वे बड़बड़ाए, तुम्हारी माँ भी किसी मछली के लिए फंड रेजिंग कमेटी में ही है, जैसे कि हम हर हफ्ते सी फूड नहीं खाते। मेरी माँ जो पहले एक एस्थेटिशियन थी, अब एक प्रोफेशनल सोशलाइट और चैरिटी कमेटी के सदस्य है। क्योंकि तुम काम पर हो, मेरी बात छोटी रखूँगा। मेरे पापा ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम शुक्रवार रात हमारे साथ डिनर पर आओ। हमारे पास एक अहम खबर है। उनके शब्द के बावजूद एक रिक्वेस्ट नहीं थी। मेरी मुस्कान फीकी पड़ गई। इस शुक्रवार रात, आज मंगलवार था और मैं न्यूयॉर्क में रहती थी, जबकि मेरे माता पिता बॉस्टन में। यह उनके मानकों से अभी आखिरी वक्त की रिक्वेस्ट थी। हाँ, उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया। डिनर ठीक 8 बजे, 7 बजे, देर मत करना। उन्होंने फ़ोन काट दिया। कुछ सेकंड तक फ़ोन मेरे कान पर ही लगी रही। मैंने उसे हटा दिया। वह मेरे पसीने से गीले हाथ से फिसलने लगा और लगभग ज़मीन पर गिरने वाला था। तभी मैंने उसे जल्दी से पर्स में डाल लिया। यह एक अजीब था कि एक वाक्य मुझे कैसे एंजाइटी में डाल सकता है। हमारे पास एक अहम खबर है। क्या कंपनी में कुछ हुआ? क्या कोई बीमार से मर रहा था? क्या मेरे माता पिता घर बेच रहे थे और न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाले थे, जैसे कि उन्होंने कई बार धमकी दी थी? मेरे दिमाग में हजारों सवाल और संभावनाएं दौड़ने लगी। मुझे कुछ जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात मैं जानती थी, लाओ हवेली में इमरजेंसी समन्स कभी अच्छा संकेत नहीं था। तो दोस्तों, चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। एंड जैसा कि मैं बताऊं कि ये एनिमी टू लवर वाला नॉवेल है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ। कमेंट करें चैप्टर 2 के लिए। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, क्योंकि मैं रात में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।